हाय एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। ऑलराइट ऑलराइट। एक दो मिनट वेट करिए, विल स्टार्ट वेरी सुन। ठीक है, ओके सर। जस्ट वेट फॉर 1 or 2 minutes, विल स्टार्ट। ऑलराइट गाइज, आई होप आप लोग देख पा रहे हो मुझे। आई थिंक अनुराग सर इज ऑल्सो विथ मी। यू गाइस एबल टू सी मी? हेलो। यस सर। गुड गुड। सर आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। मैं सोचा कि चलो मैं भी आप लोग से मिल लेता हूँ। एंड आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। और कैसा चल रहा है लर्निंग? एंड व्हाट इज ए प्लान फॉर 2026? क्या सोचा है? कुछ फोड़ने का सोचा है 2026 में? कुछ नया यस। करने का? देखो अनुराग सर इज विद मी। थैंक यू अनुराग सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड अनुराग सर इज गोइंग टू लीड, बट मैं भी आप लोग से मिलने आया हैं एंड जस्ट वांटेड टू डिस्कस कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, किस तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, और क्या इसका मतलब आउटकम होने वाला है 2026 के अंदर। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अभी आप लोगों का नया साल स्टार्ट हुआ है बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। और इस नए साल में जब स्टार्ट आप करते हो तो आपको बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट से सब कुछ करना होता है, राइट? क्योंकि हमें बेसिकली कुछ प्रूफ करना है इस साल। अपने लाइफ के अंदर हमें कुछ नया करना है। तो नया कमिटमेंट होना चाहिए, नई तरीके से हमें एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करना है। और उस लर्निंग अपॉर्चुनिटी से नए जॉब खोजने हमें, नए रास्ते खोजने हमें, ताकि हम अपनी लाइफ में एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकें। ठीक है। तो सी सी एन ए इज़ नॉट अ कोर्स। पहली बात ध्यान रखना आप लोग कि सी सी एन ए को हल्के मत लेना। मेरे को अभी 18 साल एक्सपीरियंस हो गया टोटल। 17 साल इंडस्ट्री में और 1 साल से मैं आप लोग के साथ हूँ। और ओवरऑल सारी ट्रेनिंग मैनेज करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बहुत ट्रेनिंग देखा होगा। अनुराग सर 7 साल से इंडस्ट्री में हैं, जो आप लोग अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं CCNA का। और भी हमारे ट्रेनर हैं। किसी लेवल पे चले जाओ आप, ज़िंदगी में किसी लेवल पे आप चले जाओ, ठीक है। पहली चीज़ ध्यान रखना कि ये जो CCNA है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। CCNA इज अ बैकबोन। CCNA के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कि अगर लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हो, अगर CCNA नहीं है आपके पास, तो आप चाहे नेटवर्क में जाओ, नेटवर्क सिक्योरिटी में जाओ, साइबर सिक्योरिटी में जाओ, क्लाउड के अंदर जाओ, कहीं आप जाओ, CCNA के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब CCNA इज ए बैकबोन। तो CCNA को कभी हल्के में नहीं लेना आप लोग को। मतलब एक एक कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट सर समझा रहे हैं, राइट, सर ऑलरेडी एक्सपर्टीज है, सर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम भी किया है, राइट। आपको कोई डाउट आता है, आप लोग सपोर्ट टीम बोलो कि मुझे पंकज सर से बात करना है, मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे। आप लोगों से CNP, पोलो ऑल्टो, SDVN तो मैं ही कराऊंगा आप लोगों को, राइट। तो मेरी भी आप लोगों के साथ पूरी एक एक क्लास की जितनी भी चीज़ें होती हैं, आई पर्सनली मॉनिटर एवरीथिंग। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले CCNA का, कि अगर आप लोगों का CCNA अगर फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो हर जगह आप स्ट्रगल करोगे। हर जगह मैं भी आप लोगों को सही तरीके से नहीं आगे फिर बूस्ट कर पाऊंगा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी फर्स्ट पायलट बैच आए, मेरे सबसे ज़्यादा उस पर फोकस होता है कि उनको कितना स्ट्रांग किया जाए, ताकि उन लोगों को आगे से CNP, CCI करने का ड्रीम हो, या फिर उनको पोलो वोल्टो पढ़ने का ड्रीम हो, या फिर उनको SDVN पढ़ने का ड्रीम है, या जीस क्लब, तो उनको कोई दिक्कत ना है। तो मैं यही बता रहा हूँ आप लोगों को कि देखो, कुछ भी आप करो लाइफ के अंदर, बाकी चीज़ तो हमारे बारे में आप लोग जानते ही हो, राइट। देखो, कुछ भी आप लाइफ में करो, लेकिन जो कोर नेटवर्किंग है ना, वो CCA नेटवर्किंग फंडामेंटल है। किसी भी सिलेबस उठा लो, पोलोल्टो के जाओ आप पढ़ाई करने के लिए, सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि नेटवर्किंग फंडामेंटल आप पढ़ो। आप जीस कलर पढ़ने जाओ, आप सबसे पहले बोला जाएगा कि आप नेटवर्किंग फंडामेंटल पढ़ो पढ़ो आप। आपको कोर्स के साथ अटैच्ड होगा। तो आप लोग को VLAN, VTP, STP, RSTP, जो राउटिंग कॉन्सेप्ट हैं,
जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के कॉन्सेप्ट हैं कैसे काम करते हैं, WLC क्या होता है, AP क्या होता है। फिर अभी तो AI भी इंटीग्रेट कर दिया गया है CCI के अंदर, सॉरी CCNA के अंदर, AI प्लस ऑटोमेशन। तो ये सारी चीज़ों पे आप लोगों को फोकस करना है और कोर तरीके से फोकस करना है, क्योंकि ये इतना बैकबोन है कि हर चीज जो भी IT सिस्टम के अंदर कुछ भी आप यूज कर रहे हो, एक क्लाउड बनाना है। अब क्लाउड आप लोगों को नहीं पता होगा क्लाउड होता क्या है। क्लाउड कुछ नहीं होता है, क्लाउड एक बड़ा डेटा सेंटर होता है। ये सुनने में लगता है कि बादल, समझ गए, लेकिन बादल जैसा कुछ चीज होती नहीं है। बादल इज जस्ट वन ऑफ द डेटा सेंटर, जहां पे आप लोग को बहुत सारे राउटर होते हैं, बहुत सारे सर्वर होते हैं, बहुत सारे स्विच होते हैं, बहुत ढेर सारी विलन बनी होती हैं, बहुत ढेर सारे वर्चुअल कंप्यूटर होते हैं। तो वो भी मैनेज करने के लिए क्लाउड, और उनके अंदर जो सिक्योरिटी इनबिल्ट होती है। सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आप लोगों ने सुना नहीं होगा, चलो भी पढ़ोगे आप लोग, इसको बोलते हैं ACLs। तो एक छोटी लेवल की सिक्योरिटी है जो डिवाइस पे इंटरफेस में अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर बड़े लेवल की आप बात करोगे तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से फायरवॉल के साथ पॉलिसी बना के इंटीग्रेट करेंगे, कैसे हम नैट करते हैं, तो वो धीरे धीरे चीज़ें आप लोगों को देखो। अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को बाउंस जाएगा, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे टर्म मैं यूज कर रहा हूँ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे जो चीज़ें हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, एडवांस से पढ़ना है। लेकिन उसका फाउंडेशन नीचे से बिल्ड करना है। जैसे एक अच्छा एक्सप्रेसवे बनाना होता है, सपोज करो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बिल्ड करना है। सबसे पहले क्या किया गया होगा, मिट्टी डाला गया होगा, उस पे ऊपर कंक्रीट डाला गया होगा, या फिर जो भी रॉ मटेरियल होता है वो डाला गया होगा। फिर जाके एक चमकता धमकता आपका एक्सप्रेसवे बना होगा। तो उसके नीचे बेस कितना स्ट्रांग है, उस पे डिपेंड करता है कि एक्सप्रेसवे कितना दिन टिकेगा। अगर बेस अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आपका एक्सप्रेसवे जो है, एक जो फ्लड आएगा उसमें पूरा बाहर निकल, एक बारिश होगी पूरा आपका एक्सप्रेसवे बाहर चला जाएगा। तो दैट्स अ मेन एजेंडा कि आप लोग इसे फोकस करना है कि किस तरीके से पिंग होता है, एप्लीकेशन ट्रांसलेशन, CCNA मतलब आपको एक फाउंडेशन देता है जिसमें आपका किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम मैनेज करना है वो कर सकते हो। तो ये एक आप लोग के लिए ब्रह्मास्त्र है, इट्स नॉट ए सर्टिफिकेशन। मैं बोलता हूँ कि इसको पहला मान के चलो कि ये मेरे लिए देवता है, ये इनको पूजा करना है मुझे, राइट, कि CCNA इज काइंड ऑफ द गॉड फॉर मी। क्योंकि सर्टिफिकेशन इज नॉट मैटर फॉर मी। आप मुझे बोलोगे सर्टिफिकेशन CCNA करना इतना ईजी है, कोई भी कर सकता है। मैं बोलता हूँ कि कोई अगर पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है CCNA करने के लिए। आजकल तरीके के तरह तरह के तरीके मार्केट में आ गए हैं CCNA करने के लिए। किसी भी एक रोड का जो मतलब कोई भी बंदी है, किसी तरह का काम करता है, चाहे वो ऑटो रिक्शा चलाता है या फिर मोटर बाइक रिपेयर करता है, अगर वो भी जाएगा सेंटर में CCNA का एग्जाम देना है, दे सकता है। बहुत सारे डम्स आते हैं, लोग पढ़ के पास हो जाते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, आपको एक जॉब नहीं मिलेगा, 1 रुपए का जॉब नहीं मिलेगा। तो CCNA को गॉड की तरह इसलिए मानना है क्योंकि इसके कोर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा होना चाहिए। एंड यू शुड नो कि भाई किस तरीके से आपकी वैलिडिटी, मतलब आपको किस तरीके से अपने आप को वैलिडेट करवाना है, ताकि कॉन्फ़िगरेशन करके डिवाइस को ट्रबल शूट करके उसको नेटवर्क को मैनेज करके। तो आप लोग को इस पे पूरा फोकस करना है। जिसमें मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जो आप लोग फोकस करना, अभी अनुराग सर बताएंगे सारी चीज़ें एक एक करके आप लोगों को, कि भाई आपका नेटवर्किंग फंडामेंटल OSI लेयर। देखो आधे भी अगर मैं 20 साल का एक्सपीरियंस भी चला जाऊं, या आप भी 15 साल बाद जाओगे, OSI TCP IP हर जगह यूज होता है। जितनी भी दुनिया में कम्युनिकेशन होते हैं ना, कुछ भी, एरोप्लेन उड़ाने से लेकर, या फिर शिपिंग जहाज से लेकर, या रेलवे से लेकर, या कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन से लेकर, जहां नेटवर्क यूज होता है, आपका OSI मॉडल हर जगह यूज होता है। IP एड्रेसिंग हर जगह यूज होता है। बिना IP का कोई एक सिंगल डिवाइस नहीं चल सकता है दुनिया में। आप मोबाइल यूज करते हो या कोई लैपटॉप यूज कर सकते हो, बिना IP का ये डिवाइस नहीं चल सकते हैं। आप वाईफाई भी यूज करते हो, उसके लिए भी IP चाहिए होता है। बिना IP के आपके घर पे वाईफाई नहीं लग सकता है, क्योंकि आपके लिए भी एक IP चाहिए होता है, कंप्यूटर में IP चाहिए होता है। IP इज फंडामेंटल। फिर उससे जैसे VLANs होते हैं, STP होते हैं, ईथर चैनल होते हैं। अब देखो राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर RIP हो गया, OSPF हो गया, या GRP हो गया। फिर ACLs, NAT, WAN, VPNs, कॉन्सेप्ट, नेटवर्क ऑटोमेशन बेसिक, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि इनकी हर जगह डिमांड है, एंड एवरग्रीन टर्म्स हैं। और 90% इंटरव्यू, 90% में बोल रहा हूँ, लोग यहीं फेल होते हैं जिनके फंडामेंटल ये क्लियर नहीं होते हैं। बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन अगर ये फंडामेंटल आपको क्लियर नहीं है ये सारी चीज़ें, तो मोर एंड मोर फोकस अनुराग सर बिल्कुल आप लोग को इसी तरीके से पूरा आप लोग को अलाइन करके बताएंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो हमने करिकुलम डिजाइन किया है, आप लोगों ने देखा होगा CCNA का जो भी करिकुलम हमने डिजाइन किया है, इस तरीके डिजाइन है कि पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में। मतलब एक CCNA, हालांकि मेरे कोर्स भी इतने स्ट्रक्चर्ड नहीं है, लेकिन जो अभी हम CCNA करा रहे हैं इंटरव्यू लेवल पे, क्योंकि हमें पता होता है
कि आप लोग बिल्कुल कोरे होते हो, राइट? मतलब कोरे का मतलब ये होता है कि आप लोग का ब्रेन में कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है। तो आप लोग को हमें स्टेप बाय स्टेप उनको पैच कराना है। तो पैच कैसे करोगे? उसको विजुअलाइज करोगे, उसके स्लाइड्स को देखोगे, उसके डायग्राम को देखोगे, फिर उसको लैब में करोगे, उसके थ्योरी को पढ़ोगे, फिर उसके नोट्स बनाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप जब करते हो, देन यू आर गोइंग टू बी गेट एक्सपर्ट इन द योर योर टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए जो सीसीएनए का जो हमने करिकुलम अभी जो आप लोग देखोगे, जो स्लाइड हमने बनाई है, तो उसके अंदर इतने अच्छे तरीके से हमने एक एक चीज़ को कैप्चर किया है कि अगर उस स्लाइड को भी फॉलो करोगे ना पूरा पूरा, आप ऐसे ही 90-80% चीज़ों को आप लोग निकाल लोगे, ठीक है? तो देखो प्री रिक्विजिट क्या है, आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, इट डजेंट मैटर कि आपने पॉलो ऑल्टो मतलब आपने आपने सीसी ने पहले किया है कि नहीं किया है, आप इंजीनियरिंग की हो कि नहीं किए हो, आपने बीटेक किया है कि नहीं किया है, आपने डिप्लोमा किया है, कुछ भी किया हो आपने। मैं बोलता हूँ 12th पास भी कोई बंदा है ना, मतलब ग्रेजुएशन तो मिनिमम चाहिए तो जॉब करने के लिए। लेकिन एक बता रहा हूँ कि अगर बीकॉम भी कोई किया हो, ये नॉन कोडिंग पूरा कोर्स है हमारा, पूरा नॉन कोडिंग। तो अगर आपके पास एक लॉजिकल थिंकिंग पावर है, यू कैन थिंक लॉजिकली एनीथिंग, तो आप इजीली सीसीएनए सीख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि नो कोडिंग चाहिए, नो प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए, बेसिक कंप्यूटर इंटरनेट आपको चलाने आना चाहिए। क्योंकि इसमें सारे लैब्स जो होंगे, हम जो भी कराएंगे लैब वगैरह, वो सारा रियल टाइम होगा। आप लोगों में राउटर, अनुराग सर कंसोल लेके दिखा देंगे राउटर पे। मेरे सामने राउटर पड़ा हुआ है, मैं उठा के दिखा सकता हूँ आपको, तो थोड़ा टेबल ऊपर करूंगा तो दिख जाएगा आप लोगों को। तो राउटर भी हमारे पास, फायरवॉल भी हमारे पास, स्विच भी हमारे पास है। तो सिमुलेशन में जो चीज़ें हो सकती है सिमुलेशन में कराएंगे, जो सिमुलेशन में नहीं हो सकती हैं, ऐसे 99% चीज़ें हो जाती हैं, तो हम लोग रियल प्रैक्टिस में भी कराते हैं, ताकि आप लोगों को लुक एंड फील हो सके कि रियल डिवाइस कैसे काम करती है। जरूरत पड़ती है तो ऑन कैमरा भी आकर हम आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से चीज़ें दिखती हैं। तो कोई भी फील्ड में अगर आप लोग हेल्प डेस्क में हो या आईटी डेस्कटॉप सपोर्ट में हो, तो जॉब को अभी से स्विच करने का कसम खा लो कि मुझे हेल्प डेस्क में नहीं काम करना है, मुझे आईटी सपोर्ट में नहीं काम करना है, मुझे टेक्नीशियन में नहीं काम करना है, मुझे बनना है नेटवर्क इंजीनियर। क्योंकि वहां पे ग्रोथ नहीं है आपका। आप एक आईटी सपोर्ट में कितना कमा लोगे? 30 से 50 हज़ार मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते आप। मैनेजर बन जाओगे, थोड़ा बहुत सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा पावर बेलना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर जिसने सीसीएनपी सीसीएनए सीसीएनपी किया है, आराम से 12 से 15 लाख का सिटी से वो ले सकता है। तो थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर। ये जॉब खराब नहीं है आईटी हेल्प डेस्क एंड टेक्नीशियंस की, बट ये आपको फंडामेंटल देती हैं। लेकिन जब राउटर स्विच फायरवॉल पे जब काम करते हो आप ना, या फिर आप एसडी वैन पे काम करते हो, तो आपकी वैल्यू 5 गुना 10 गुना मार्केट में बढ़ जाती है। जो आप 50 हज़ार कमाते हो 2.5 लाख में पहुंच जाता है, 2 लाख महीने का मतलब पहुंच जाता है आपका, साल का नहीं बात कर रहा हूँ, पैकेज। तो थिंक अबाउट बिगर। और किसी भी लोग का कोई भी डाउट हो, किसी तरह की कोई समस्या हो, तो आप लोग बिल्कुल किसी तरह के सपोर्ट टीम पे काम कर सकते हो। बहुत सारी स्लाइड में बात कर सकता हूँ, लेकिन एआई वगैरह भी इसके अंदर है, जो अभी अनुराग सर सारा कुछ बताएंगे कैसे एआई काम करेगा, क्या करेगा। तभी अनुराग सर आज ओएसआई मॉडल से स्टार्ट करेंगे, और आप लोग को बिल्कुल ओएसआई मॉडल का फंडामेंटल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो बिल्कुल फोकस तरीके से पढ़ाई करो। आई विल नॉट टेक मच टाइम, मैं आप लोगों को सिर्फ न्यू ईयर विश करने आया था। और कोई भी दिक्कत आपको लगे कभी भी, अगर आपको मेरे से बात करनी है या सपोर्ट टीम से अनुराग सर से बात करनी है, तो नंबर है सपोर्ट टीम का, आप लोग लिख सकते हो। या फिर वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे अपना info@guinet.com पे आप ईमेल भी कर सपोर्ट टीम सकते हो। सर, सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, सपोर्ट टीम बोलती है कि क्या आप कहाँ बात करनी है हमसे बात करो, पंकज सर से क्या बात करनी है ये बोलते हैं सर। कोई बात नहीं, तो मैं बिजी रहता हूँ कई बार, तो आप मीटिंग बुक करा लो, जूम मीटिंग बुक करा देंगे, बोला कोई है दिक्कत सर, नहीं। बोला है सर, बोला है तब भी। मैं बोलता हूँ आपके फीडबैक में नोट करता हूँ, मैं बोलता हूँ उनको कब बात करना है। आप अभी अभी उनको बोलो, मैसेज ड्रॉप ठीक, करो, कल आपके साथ मीटिंग अरेंज कर मैंने देंगे। बोला भी था कि पंकज सर ने बोला है कि अलग से बात करना कुछ, वो तो बोल रहे ठीक थे है, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं, कल का मीटिंग आप बुक करा दो, ठीक है? और ठीक सर, कल ठीक आपसे सर। बात, कल तो नहीं, कल सैटरडे में पूरे दिन बिजी रहूंगा। मंडे को करा देना, बोल देना, करा देंगे, बोल देना, मैं बोलता हूँ, लाइव बोल रहा हूँ यार, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? तो आप लोगों को टेंशन ठीक। लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी, आई एम हियर। और पढ़ाई करो। अनुराग सर, हाउ आर यू टुडे? I'm good, sir. Thank you so much, sir. Host. ऑलराइट, सो आप अभी कंटिन्यू करिए। और किसी को भी कोई दिक्कत आता है तो आप लोग मेल लिखें, ठीक है? सपोर्ट टीम में मेल लिखें, कोई दिक्कत की बात, अनुराग सर हैं, मैं भी हूँ, वी कैन टॉक एनी टाइम। ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा बैचेज रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करता हूँ। आप लोग देखोगे यूट्यूब पे तो बहुत मैं काउंसलिंग करता हूँ, क्योंकि बैक टू बैक बहुत से शेड्यूल रहते हैं। लेकिन काफ़ी वो लोग आते हैं कि जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, दे वांट टू डू सीसीआई, एसडी वैन, पोलो ऑल्टो, तो उनकी थोड़ी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको थोड़ा सा हायर प्रेफरेंस मिल जाता है। बट अभी आई थिंक मतलब नाम है ना आपका सर, क्या नाम है? मैं आपने जो बताया, आई विल नोटेड योर पॉइंट यस एंड सर, यस सर। डेफिनेटली वी विल टॉक टू यू, ठीक है? यस सर। और जिसको बात करना वी कैन टॉक। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, एंड कंटिन्यू योर क्लास। और अनुराग सर, अप टू यू, यू कैन टेक ओवर। और अभी ओएसआई से आप स्टार्ट करिए, और वी कैन कंटिन्यू दिस सेशन। मैं बीच में ऐसे ही आप लोग से आते रहूंगा मिलने के लिए। थैंक यू गाइज, बाय Thank you, बाय। sir.
थैंक थैंक यू यू। सर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वैसाई से, जैसा कि आपने पंकज सर से देखा, उन्होंने सारा कुछ बताया। तो जिसको भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बातें करनी है, तो आप हमसे बता सकते हैं। जब मैं क्लास लेता हूँ, क्लास में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आपको वहाँ नहीं, कुछ टाइम नहीं मिल पाता है, चाहे कुछ होता है, तो आप सपोर्ट नंबर पे मेल कर सकते हैं, या फिर जो ईमेल आईडी वहाँ मेल कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। विजुअल है ना सबको? यस। ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ओएसआई मॉडल से, क्योंकि जहां से भी हमें कोई भी डेटा फ्लो होता है, चाहे हम मैसेज फ्लो करें, कोई मोबाइल पे बात करें, जैसे हम जूम मीटिंग पे हैं, कोई भी चीजें ट्रांसफर होती हैं जिसको हम डेटा बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं, तो वो किसके थ्रू होती हैं? वो एसआई लेयर को फॉलो करते हुए मूव होती हैं। ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे एप्लीकेशन लेयर से लेके हमारे फिजिकल लेयर तक की चीजें मूव करती हैं, और कौन सा लेयर पहले आता है, जब रिसीव होता है तो कौन सा लेयर वर्क करता है। ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि डेटा फ्लो कैसे करता है। लेट मी टेक एन एग्जांपल कि हमने मोबाइल लिया है, ठीक है, जैसे कि आप भी यूज करते हैं। तो वहां से क्या करते हैं, आप किसी भी अपने फ्रेंड को हाय सेंड करते हैं। ठीक। और आप कहीं पे बैठे हैं, किसी भी रिमोट लोकेशन पे, लेट सपोज आप इंडिया में बैठे हो, और आपका फ्रेंड किसी अलग रिमोट लोकेशन पे बैठा होगा, वो मान लेते हैं, ठीक है, यूएस में है। तो आपने व्हाट्सएप से इन्हें हाय सेंड किया, और यहाँ यूएस में उन्हें हाय रिसीव हो गया। तो कैसे डेटा फ्लो होता है, किसके थ्रू जाता है? एक तो आपके पास वाईफाई लगा होना चाहिए, सारी चीजें इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन आज हम लेयरिंग पे बात करेंगे, कौन कौन से लेयर से कैसे होते हुए जाता है। तो जैसे ही आप किसी मैसेज को क्रिएट करते हो, जैसे कि आपने व्हाट्सएप ओपन किया, तो व्हाट्सएप क्या है? एक एप्लीकेशन है। वहां पे उस एप्लीकेशन पे आपको चीजें, एक अथॉरिटी दी जाती है कि आप वहां पे क्या कर सकते हो, मैसेज टाइप कर सकते हो और पर्टिकुलर नंबर पे सेंड कर सकते हो। तो वहां जो मैसेज क्रिएट हुआ, वो कहाँ क्रिएट हुआ? आपका एप्लीकेशन लेयर पे क्रिएट हुआ। नाउ अब उस मैसेज का क्या हो रहा है कि जैसे आप पीडीएफ में कोई टेक्स्ट भेज रहे हो तो टीएक्सटी फाइल होता है, पीडीएफ भेज रहे हो पीडीएफ, डॉट पीडीएफ होता है, इमेज भेज रहे हो तो डॉट जीपीजी जेपीजी होता है या पीएनजी होता है, तो वो अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करता है कि उस डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है। आपके सामने कैसे उस डेटा को प्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें, हेडिंग की हेडर कहाँ लगता है, ये क्या होता है? प्रेजेंटेशन हेडर। उसके साथ डेटा जो अपना निकला, उसके साथ क्या ऐड हो गया? आपका प्रेजेंटेशन हेडर ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा कि कैसे इस डेटा को शो किया जा रहा है ना। उसके बाद हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर आते रहते हैं। एक सेशन लेयर में होता है कि हमारे एचटीटीपी रिक्वेस्ट जा रही है, एचटीटीपी हेडर, एचटीटीपी जा रहा है, सेगमेंटेशन हो रहा है, उसकी रीअसेंबली हो रही है। अभी हम आगे करके वन बाय वन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाता है कि इसको ट्रांसपोर्ट करना है, टीसीपी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है, यूडीपी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है। ना अगेन उसके बाद आ जाता है हमारा नेटवर्क लेयर, जिसपे हम क्या लगाते हैं, कौन से नेटवर्क, लेट सपोज ये भी एक नेटवर्क वन में होगा, ये किसी और नेटवर्क में होगा। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए क्या चाहिए हमें? आईपी हेडर चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए? सोर्स का एड्रेस, आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो ये लगता है। फिर डेटा लिंक लेयर में हमारे लास्ट में आ जाता है कि जब यहाँ से हमारी चीजें निकल गई, डेटा लिंक कहाँ पे है? जहाँ पे हमारा मैक एड्रेस लग जाता है, जिसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं ना। उसके बाद हमारा क्या आता है, जो रियल डिवाइस जो आता है ना, जहाँ पे लेट सपोज आपके घर में अगर राउटर लगा है, तो राउटर से क्या है, केबल लगा होगा, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल आएगा, वो केबल कहीं ना कहीं अब बाहर जाता है। तो यहाँ से जो डेटा जाता है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो आपका फिजिकल लेयर पे। अब फिजिकल लेयर पे सारी चीजें किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? आपके बिट्स में, बाइनरी नंबर में, जीरो और वन में। अब डिपेंड करता है कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रिकल वायर लगा है, तो ये जीरो वन बिट वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगी। और अगर आपके पास ऑप्टिकल केबल लगा हुआ है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? एक लाइट के फॉर्म में। सारी डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी ना। ये फिर ऐसे ही लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करते करते कहाँ पहुंचेंगी? आपके जो डेस्टिनेशन है उनके वहां पहुंचेंगी। तो वहां पे जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेट मी शो यू, वहां जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो ऐसे स्टार्ट होता है नीचे से। वहां पे डेटा कहाँ रिसीव होगा? सबसे पहले उनके राउटर में रिसीव होगा। उस राउटर में क्या होगा? डेटा आएगा। वो डेटा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ रहा है, अगर कंसोल केबल, कोएक्सियल केबल लगा हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर लगा है, तो लाइट के फॉर्म में आता है। डिपेंड करता है क्या लगा हुआ है।
फिर वो डेटा किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी टू, फिर डेटा लिंक लेयर में, फिर एक एक हेडर क्या होगा, टूटते जाएगा। जैसे मैक एड्रेस का काम खत्म तो ऊपर नेटवर्क एड्रेस में चल जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में, फिर सेशन लेयर में, फिर प्रेजेंटेशन लेयर जो हमने वहां लगा रखा था वो लेयर यहाँ तक आएगा, क्योंकि हमने यहाँ लगा रखा है कि ये डेटा लेट सपोज टीएक्सटी फाइल है, तो टीएक्सटी फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट करना है, तो ये यहाँ तक काम आया। जब यहाँ तक काम आया तो इसको पता चल गया कि मुझे टीएक्सटी में इसको शो करना है, तो यहाँ से कहाँ शो कर देगा, एप्लीकेशन जो आपका व्हाट्सअप है आपका, वहां पे आपको हाई रिसीव हो जाएगा, किस फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे भी आपका इसका फॉर्म खत्म है, यहाँ पे एग्जैक्ट आपको क्या हो जाता है, डेटा दिख जाता है। तो यहाँ से डेटा निकला, यहाँ से डेटा निकला आपका, और एक एक लेयर ऐड करते करते कहाँ तक आ गया, लास्ट में फिजिकल लेयर पे आ गया। और जैसे ही उस साइड रिसीव होता है तो एक एक लेयर क्या होता है, टूटते जाता है, जिसकी काम हो जाती है खत्म। और एक एक लेयर टूटते टूटते लास्ट में हमारा क्या बचता है, डेटा बचता है, जिस डेटा को हमें प्रेजेंट एप्लीकेशन लेयर पे हमें शो होता है। तो ऐसे क्या होता है, डेटा हमारा फ्लो करता है। अगर हम सोर्स की बात करें जहाँ पे हम चीजें क्रिएट करते हैं, तो वहां से कैसे क्रिएट होता है, वहां के लिए अगर हम फर्स्ट लेयर की बात करें तो हमारा क्या लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज क्रिएट होता है और निकलता है कहाँ से, फिजिकल लेयर पे निकलता है। लेकिन वहीं हम डेस्टिनेशन के साइड से बात करें तो हमारा सबसे पहले डेटा रिसीव कहाँ होता है, हमारा फिजिकल लेयर पे रिसीव होता है। और नौ चलते चलते कहाँ पे हमें शो होता है, एप्लीकेशन लेयर पे। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर से बात करते हुए आते हैं जहां से हमारा डेटा क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है। एट द वेरी टॉप ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल स्टैक ऑफ लेयर वी फाइंड द एप्लीकेशन लेयर। सबसे टॉप लेयर पे क्या मिलता है हमें, एप्लीकेशन लेयर मिलता है, जहां से क्या करते हैं हम, एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, डेटा को क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन मीन द प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशन लेयर, जो क्या करता है, चीजों को ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट इन द सेंस, यहाँ तक जो भी डेटा है हमारा क्या है, बिट के फॉर्म में, और ऐसा लैंग्वेज में आएगा जो हमें रीडेबल नहीं होता है। जो किसको रीडेबल होता है, जो हमारी मशीन रीड करती है, लेकिन हमें रीड करने के लिए हमारे लैंग्वेज में चाहिए। हो सकता है कि आप किसी उर्दू भाषा में तो बोलें, आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, सारी चीजें कहाँ होती है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है चीजों को प्रेजेंट करना यूजर के अकॉर्डिंग। ठीक है। द डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर इज एक्सट्रैक्टेड हियर एंड मैनिपुलेटेड एज पर द रिक्वायर्ड फॉर्मेट टू ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क। जो भी हम डेटा क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे, वो क्या करता है, इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और उस फॉर्म में इसको ट्रांसमिट करता है, जिस फॉर्म में क्या होता है, नेटवर्क की फॉर्मेटिंग रिक्वायर होती है, जिस जिस फॉर्मेट में नेटवर्क में चीजें फ्लो कर रही हैं। जैसे कि इसमें प्रोटोकॉल यूज होते हैं। लेट सपोज हमारा इमेज है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जेपीईजी हो जाएगा, एमपीईजी, जीआईएफ फॉर्मेट है, टीएलएस, एसएसएल, और फिर टीएक्सटी फॉर्मेट है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा सेंड कर रहे हैं। उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस चीजों को एक्सट्रैक्ट करता है और उसमें क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और वही सेम काम क्या करता है, जब वापस डेटा हमारा कहीं से रिसीव होने के लिए आता है, तो ये डेटा यहीं से क्रिएट करके कहाँ देता है, एप्लीकेशन लेयर पे देता है। ना सेशन लेयर, सेशन लेयर का काम होता है कनेक्शन बिल्ड करना, मतलब दोनों साइड क्या करना, कनेक्शंस को बिल्ड करना। जिसमें क्या लगा है, एचटीटीपी हेडर या एचटीटीपीएस हेडर लगता है, जिसका क्या काम होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कनेक्शन, मैनेजमेंट करना। ठीक है, दोनों बीच के, दोनों डिवाइसेस के बीच में क्या करना, कनेक्शन मैनेज करना, उसके मैनेजमेंट को करना, उसकी ऑथेंटिकेशन करना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी सेशन लेयर में होती है। The session layer allow two system to start communication with each other in a half duplex और full duplex। यही क्या सेशन लेयर, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हाफ डुप्लेक्स के लिए, फुल डुप्लेक्स। शायद कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, बट ये चीजें हम आगे कवर करेंगे, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। हाफ डुप्लेक्स इन शॉर्ट मैं यहीं पे बता दूं कि हाफ फुल डुप्लेक्स मतलब हम दोनों साइड से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सेम टाइम पे हम साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, डेटा सेंड भी कर सकते हैं। उसी टाइम, जिस टाइम हम डेटा सेंड कर रहे हैं, उसी टाइम हम क्या कर सकते हैं, डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे कि हम जूम कॉल पे हैं, आप उधर से डेटा जो भी मैं बोल रहा हूँ आप वहां से सुन पा रहे हो। लेकिन जब मैं बोलता रहूंगा फिर भी आप क्या कर सकते हो, जब आप सुन रहे हो उसी टाइम अपना माइक ऑन करके आप क्या कर सकते हो, बोल भी सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें कि जब मैं बोल रहा हूँ आपका माइक ऑन नहीं होगा। ठीक है, ऑन हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम किस पे बात कर रहे हैं, फुल डुप्लेक्स पे बात कर रहे हैं। वहीं अगर ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, तो जब तक मैं बोल बोल रहा हूँ
आप कितना भी अपना माइक ऑन करके बोल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आवाज, ये चीजें आपकी नहीं आएंगी जब तक मैं बोल रहा हूँ। जब मैं चुप हो जाऊंगा, अपना अपने वॉइस को म्यूट कर लूंगा, उसके बाद आपके पास क्या होगा, आपका डेटा ट्रांसमिट होगा। अगर वो किस में होगा, हाफ डुप्लेक्स में होगा। जैसे कि आप वॉकी टॉकी पे बात करते हो ना, जो सिक्योरिटी गार्ड या फिर कहीं कोई इवेंट होता है, तो आपने देखा होगा वॉकी टॉकी एक डिवाइस होती है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करती है। वो किस में होती है, वो हाफ डुप्लेक्स में होती है। वहां पे जब भी इस वॉकी टॉकी में कोई पर्सन बोलता है, सामने वाले को क्या होता है, वो चीजें सुनाई नहीं देती हैं। जब तक क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बटन होता है, उसको प्रेस करके वो ट्रांसमिट करता है। जैसे वो बटन को रिलीज करता है, मतलब कि ये अब क्या कर सकता है, रिसीव करने के लिए रेडी है, उस टाइम में क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा। और भी डिटेल में हम आगे बात करेंगे हाफ और फुल डुप्लेक्स के बारे में। ना ट्रांसपोर्ट लेयर, अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, चीजों को सिगमेंटेशन करना और असेंबली करना। मतलब कि अब जो भी डेटा सेंड करते हो, वो इंटरनेट पे क्या होता है, एग्जैक्टली आपका कंप्लीट डेटा नहीं जाता, उसकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या होती है, उसकी कटिंग हो जाती है, एक तरह से रीअसेंबली और सिगमेंटेशन हो जाता है। जैसे कि आपने सेंड किया हेलो हाउ आर यू, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, डेटा को क्या करता है, सेगमेंट के फॉर्म में तोड़ता है। हेलो को क्या करेगा, एक सेगमेंट कर देगा, हाउ को अलग सेगमेंट, आर को अलग सेगमेंट, यू को अलग सेगमेंट, एंड क्वेश्चन मार्क को अलग सेगमेंट। और इसी का काम क्या होता है, इसकी नंबरिंग करना। मतलब कि उस डेटा, जो डेटा के साथ जो हेडर जाता है ना, हेडर में आपकी क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसको हम कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यस निखिल। यस। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करता है चीजों को सिगमेंट में, इसके सिगमेंटेशन करता है। जैसे हमने हेलो हाउ आर यू क्रिएट किया, तो क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। इसी का काम कहता है उसको नंबरिंग करना। नंबरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया और ये डेटा क्या हो रहा है, लेट सपोज ऐसे चल रहा है, हेलो हाउ आर यू, हाउ क्वेश्चन मार्क आर यू हेलो, मतलब एक अलग कॉम्बिनेशन में चलेगा, जो कि एग्जैक्ट डेटा होगा नहीं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इन केस अगर बीच में कोई हैकर बैठा है, कहीं से डेटा हमारी लीक हो गई, तो जिसको ओरिजिनल डेटा मिले, हो सकता है कि यहाँ पे हम पासवर्ड अपना मेरा ट्रांसफर हो रहा हो सकता है कि हमारे बैंक का डिटेल ट्रांसफर हो रहा हो सकता है कि हमारा एटीएम कार्ड का सीवीवी नंबर, क्रेडिट कार्ड का नंबर ट्रांसफर हो, कोई भी डेटा हो सकता है। यहाँ पे बस मैंने तो एक एग्जाम्पल लिया है। इस वजह से क्या करते हैं, उस डेटा का सिगमेंटेशन करते हैं, कि किसी को वो डेटा मिले भी तो क्या हो, डेटा एग्जैक्ट ना हो, जो कि हमने क्रिएट किया है इंटरनेट में। और उसी के साथ साथ क्या करते हैं, हम उसकी एक नंबरिंग कर देते हैं, ताकि जब भी रिसीवर साइड जब ये डेटा रिसीव हो, उसके हेडर में इसकी रीअसेंबली, इसकी सेगमेंटेशन और रीअसेंबली क्या हो, नंबरिंग हो, कि ये डेटा कौन सा है, फर्स्ट नंबर वाला। टोटल कितने हैं, 1:5 है। टोटल 5 डेटा इसमें है, जिसमें से फर्स्ट नंबर वाले पे क्या लगेगा, ये लगेगा। ये क्या होता है, इसमें सेगमेंटेशन जो हेडर क्रिएट होता है, उसमें इसकी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी पड़ रही है। वो ऑटोमेटिक ये करता है ट्रांसपोर्ट लेयर ना। इसको तोड़ दिया ना, इसको क्या करेगा, मिक्स कर देगा, मतलब कि एन्क्रिप्ट कर देगा। हाउ, मेरा ओरिजिनल क्या था, हेलो हाउ आर यू, अब इसने क्या कर दिया, हाउ कस्टमर आर हेलो यू। अगर अब ये चीज किसी को मिल भी जाता है, तो क्या हुआ, क्या ये हमारा एग्जैक्ट डेटा है, नहीं। अगर उस डेटा को ये यूज भी करना चाहे, तो यूज करके कुछ वो कर नहीं सकता है, क्योंकि सर एक हमारा बार एक एग्जैक्ट बार डेटा नहीं एक है। बार सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसको, ये जो। अच्छा, हाँ ये सर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, जो भी हम डेटा क्रिएट करते हैं, उसको क्या करता है, सेगमेंटेशन की फॉर्म में सेगमेंट करता है, उसको तोड़ता है। क्यों, क्योंकि इसका काम होता है थोड़ा सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, इनकेशन टू करना, सेगमेंटेशन और रीअसेंबली का काम। अगर हम यहाँ पे लेट सपोज कोई पासवर्ड अपना सेंड कर रहे हैं, सिस्को या gwinit@123, ठीक है, ये सेंड कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि हमने एग्जैक्ट सेंड किया, तो बीच में कोई हैकर भी बैठा हो सकता है कि यहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड नंबर अपना सेंड कर रहा हो, ठीक है। वो अगर एग्जैक्टली ट्रांसफर होगा, तो हो सकता है कि कोई हैकर कहीं से डेटा हमारा लीक हो जाए, कोई डेटा चुराने का कोशिश करे, बीच में हमारे इंटरनेट पे चीजें कोई हैकर बैठा है, कोई चीजें चुरा, कहीं ना कहीं चीजें अटैक करके ये डेटा को क्या कर सकता है, चुरा सकता है। अगर ये डेटा क्या हो, एग्जैक्टली ट्रांसफर हो। इस वजह से क्या होती है, डेटा की सिगमेंटेशन हो जाती है, अलग अलग फॉर्म में टूट गया। अब ये क्या हो जाएगा, डेटा जो एग्जैक्ट था 123, अभी बदल जाएगा 1@GUI 32NTE, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में हो गया।
एक तरह से क्या हुआ, इनक्रिप्ट हो गया। अगर किसी को ये चीजें मिल भी जाती हैं, वो क्या करता है, इस चीजों को यूज नहीं कर पाएगा। वो चीजें अगर इसको ब्रेक करना चाहेगा, कहीं यूज करना चाहेगा, तो इससे कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक जेड डेटा तो था नहीं, पासवर्ड तो कुछ और था। और इसी के साथ ये क्या करता है, उसकी एक नंबरिंग कर देता है, ताकि क्या हो, जब सिगमेंटेशन की नंबरिंग हो, जब असेंबली का रीअसेंबली करे उसको इस साइड में, क्योंकि ओएसआई लेयर इधर भी फॉलो होगा, ओएसआई लेयर इधर भी फॉलो होगा, तो जब इधर से डेटा इधर जाएगा तो क्या करेगा, सिगमेंटेशन करेगा। लेकिन जब जीचे को रिसीव करेगा तो क्या होगा, उसको डेटा टू, इधर से क्या था, कंप्लीट डेटा मिला तो उसको तोड़ दिया। इधर जब रिसीव होगा तो उसको टूटा हुआ डेटा मिलेगा। उसका फिर यहाँ काम क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का, उसी चीज को रीअसेंबल करना, एग्जैक्ट डेटा में फिर कन्वर्ट करना। अब वो एग्जैक्ट डेटा में कन्वर्ट कैसे करेगा, वो कन्वर्ट करता है इसी नंबरिंग के थ्रू। जो हेडर होता है हमारा, उसी हेडर में क्या होता है, इसकी इंफॉर्मेशन लगी हुई होती है। अब यहाँ से ढूंढेगा, सबसे पहले देखेगा कि टोटल कितने पैकेट है, 5 पैकेट हैं। अब उसमें 5 में से 1 पैकेट ढूंढेगा, हेलो, उसको यहाँ पे लगा देगा। फिर सेकंड पे ढूंढेगा हाउ, हाउ यहाँ लगा देगा। फिर ढूंढेगा 3, 3 आपका यहाँ पे आर, तो यहाँ पे 3 लगा देगा। फिर 4 ढूंढेगा यू, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्या करता है, उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको रीअसेंबली करता है। फिर असेंबली करने के बाद क्या कर देता है, इसके अपने ऊपर वाले लेयर पे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रीएस सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली का। So segmentation and reassembly. This layer accept the message from the session layer and break the message into the smaller unit. क्या करता है, सेशन लेयर से हमारी इस डेटा को लेता है और उसको स्मॉलर यूनिट में क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ईच ऑफ द सेगमेंट प्रोड्यूस हैज ए हेडर एसोसिएटेड। उसके साथ क्या होता है, जो भी हमारे मैसेज या सेशन लेयर पे जो स्मॉलर यूनिट क्रिएट हुए हैं, उसके साथ क्या होता है, हमारा हेडर एसोसिएटेड होता है। जिस हेडर में इसके नंबरिंग, इसकी जो असेंबली है, उसकी क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन स्टेशन रीअसेंबल द मैसेज। और वही जब हमारा क्या होता है, इस साइड रिसीव होता है, इधर से क्या हुआ, ऐसे फ्लो हुआ, जब क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, उसको तोड़ा गया, उसको आगे भेज दिया गया। लेकिन जब रिसीव होगा तो उसको टूटा हुआ मैसेज मिलेगा, तो उसको क्या करेगा, रीअसेंबली करेगा। और उसी जो डेटा हमारा हेडर एसोसिएटेड था, उसी हेडर के अकॉर्डिंग कि कौन सा हमारा फर्स्ट नंबर का डेटा है, कौन सा सेकंड नंबर का, और उसके बाद क्या करेगा, उसको एग्जैक्ट मैसेज जो था वो बना देगा और फिर अपने सेशन लेयर पे ट्रांसफर कर देगा। द डेटा इन द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिफर्ड एज ए सेगमेंट। और इसमें जो डेटा रिफर्ड होता है वो क्या होता है, सेगमेंट के फॉर्म में रिफर्ड होता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड टू एंड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि कंप्लीट मैसेज, जो मैसेज गया उसको कंप्लीटली फॉर्म ट्रांसफर करने का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नीचे क्या होती है, चीजें टुकड़ों में बिखर जाती हैं, तो वहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता है, कंप्लीट मैसेज नहीं होता है। उनका एक अलग काम होता है उस लेयर का। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, चीजों को तोड़ता है, उसको रीअसेंबली करता है, तो उसका काम होता है कंप्लीट मैसेज को फॉर्म करना और उसको कंप्लीट मैसेज को ट्रांसफर करना। ठीक है। तो एंड टू एंड डिलीवरी करता है किसका, कंप्लीट मैसेज का। इसके अंदर प्रोटोकॉल कौन सी यूज करते हैं, देखो टीसीपी के यूज होंगे, तो टीसीपी के साथ थोड़ा पास, अब टीसीपी यूडीपी ये सारी चीजें क्या है, हम आगे पढ़ेंगे जब हम टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ेंगे या टीसीपी यूडीपी में कंपैरिजन पढ़ेंगे ना। उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क लेयर। हमारी चीजें ट्रांसफर तो हो गई। क्या होता है, नेटवर्क लेयर जो होता है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, क्योंकि आप मैसेज क्रिएट करो या मैं यहाँ पे जूम लिंक पे हूँ, मैं एक अलग नेटवर्क में हूँ, आप एक अलग नेटवर्क में हो, तो इस नेटवर्क से उस नेटवर्क में ले जाने के लिए भी तो किसी का काम होगा। डेटा चलो ठीक है, हमने तोड़ दिया, बना दिया, क्रिएट कर लिया, उसको प्रेजेंटेशन लेयर में उसकी फॉर्मेटिंग देख ली किस फॉर्मेट में जाएगा, लेकिन यहाँ से जाएगा कैसे, तो ले जाने का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ले जाने का काम कौन करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। द नेटवर्क लेयर वर्क, सॉरी, नेटवर्क लेयर करता है। तो द नेटवर्क लेयर वर्क फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू द अनदर लोकेटेड एट अ डिफरेंट नेटवर्क। हमारा एक होस्ट क्या है, एक अलग नेटवर्क में है, दूसरा होस्ट क्या है हमारा, एक दूसरे नेटवर्क में है। तो इस नेटवर्क से सेकेंड नेटवर्क में हमारे ले जाने का काम कौन करेगा, हमारा नेटवर्क लेयर करेगा। सिलेक्शन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रांसमिट द पैकेट। और इसी का काम क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ का सिलेक्शन करना, जो हम राउटिंग में पढ़ेंगे, जब हम स्टैटिक राउटिंग डायनेमिक राउटिंग पढ़ेंगे, तो स्टैटिक राउटिंग में क्या होगा, हम एग्जैक्ट उसको पाथ बता देंगे कि यहाँ से निकलो और इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे जाओ। जैसे कि आप कहीं स्कूल जा रहे हो या किसी के घर जा रहे हो, क्या होता है, अगर आप अननोन हो तो आपका फ्रेंड या आपके रिलेटिव्स हैं, वो कहते हैं कि इस मोड़ पे आना, वहां से राइट ले लेना, या इस जगह पे आना, वहां से राइट लेफ्ट लेके, मतलब आपको एक गाइडेंस दे देते हैं कि इसी साइड से जाना है और आपको उसी तरफ से जाना होता है। ठीक है। या फिर ट्रेन जाती है, ट्रेन क्या है कि स्टैटिक पाथ पे मूव करती है, उसको पहले से डिसाइड होता है कि वो वही रूट फॉलो करेगी।
उसके अलावा अपने मन से कोई अलग रूट या अपने तरफ से कोई शॉर्टेज रूट डिसाइड नहीं कर सकती है, ठीक है। एरोप्लेन जो मूव होता है, एरोप्लेन भी क्या होता है कि स्टैटिक पाथ पे चलता है, कि उसको पहले से बताया जाता है कि तुमको इसी पाथ से जाना है, क्योंकि उस पाथ से बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो यहाँ पे एक कंट्रोल लगा होता है कि जिससे वो क्या करते हैं, सारी चीजों को देखते हैं और बोलते हैं किसी से जाना है। उसी तरह जो हमारा राउटर होता है, राउटर में भी जो डेटा ट्रांसफर होता है, तो उसमें भी दो रूट डिसाइड करने के लिए होते हैं प्रोटोकॉल। एक स्टैटिक राउटिंग होता है, दूसरा हमारा होता है डायनेमिक। तो स्टैटिक से हम खुद बता देते हैं, और जब डायनेमिक यूज करते हैं तो डायनेमिक क्या करता है, खुद से अपना सिलेक्शन करता है। जैसे गूगल मैप पे आप डेस्टिनेशन और सोर्स डालते हो, तो क्या होता है, आपको कई सारे रास्ते मिलते हैं, लेकिन उसमें से एक शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है जो आपके लिए बेटर ऑप्शन होता है। तो उसी तरह राउटर भी क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ का सिलेक्शन करता है खुद से, अगर उसमें क्या है, डायनेमिक राउटिंग। अब डायनेमिक स्टैटिक की सारी चीजें हम कोर्स के अंदर कवर करेंगे, जब हम स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग राउटिंग ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। The sender and the receiver IP address are placed in the header of the network layer। जो हमारा सेंडर का आईपी एड्रेस होगा और रिसीवर का आईपी एड्रेस होगा, ये हमारे क्या होंगे, आईपी हेडर में, जो डेटा का आईपी हेडर होगा उसमें इसको रख दिया जाएगा। और इसी एड्रेस के अकॉर्डिंग वो कहाँ से जाएंगे, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। नेटवर्क लेयर इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्क लेयर किस चीज से इम्प्लीमेंटेड होता है, या तो राउटर या तो स्विच। राउटर तो राउटिंग के लिए होता है, स्विच क्या होता है, स्विच डिपेंड करता है कि L2 स्विच है, मतलब लेयर 2 स्विच है, या फिर लेयर 3 स्विच है। लेयर 2 स्विच का अलग काम होता है, लेयर 3 स्विच का अलग काम होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो L2 L3 स्विचेस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। फायरवॉल भी इसमें एक आता है, फायरवॉल के पास भी राउटिंग कैपेबिलिटी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से सिनेरियो में हम फायरवॉल यूज करेंगे, कौन से सिनेरियो में हमें राउटर यूज करना है, कौन से सिनेरियो में हम लेयर 3 स्विच का यूज करेंगे। सारी चीजें जब हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, राउटर स्विच के बारे में, फिर हम उसमें देखेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं वैसाई लेयर के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? संदीप, शिवम, अजीत, मतलूब, रवि, नो सर। समझ में आ रहा है ना? सर इसमें एक क्वेश्चन ये था कि सर ये जो डाटा हमारा जैसे अगर एप्लीकेशन लेयर से निकला, हाँ हाँ, तो सर उसका जो उसमें इंक्रिप्शन लगता है कि, तो वो कौन से लेयर पे होता है? अभी तो बताया मैंने। सिगमेंटेशन जो हो रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वो क्या करता है, सिगमेंटेशन रीअसेंबली उसी का काम करता है। सेशन सर लेयर भी क्या ट्रांसपोर्ट करता है, लेयर पे इंक्रिप्शन भी उसका हो जाएगा? बिल्कुल उसको सेगमेंटेशन तोड़ देगा, और उसको और इंक्रिप्ट करने का, ऑथेंटिकेट करने का, सिक्योरिटी जहाँ पे आपका क्या कॉन्फ़िगर हुआ रहेगा, ACL, ठीक है। ये सारी चीजें अब हम आगे पढ़ेंगे ना। ACL है, हो सकता है कि यहाँ पे आपका लेयर 5 पे आया तो आपका एक नेटवर्किंग डिवाइसेस लगा हो, फायरवॉल लगा सकते हैं आप, हम्म। फायरवॉल के थ्रू डेटा जा रहा है, तो ये सब आगे की चीज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस लेयर पे आते हैं बाद आपकी सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन होता है सेशन लेयर पे। और उससे पहले एक छोटी सी और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कौन कर देता है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, जहाँ पे उसको और तोड़ के अलग कर देता है, और उसको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर देता है, सेशन लेयर, ठीक है। ओके। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, एक सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफर करना अपने डेटा को विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, और डिवाइसेस का यूज करना राउटर स्विचेस का, ठीक है। ये कहाँ होता है हमारा, नेटवर्क लेयर में आता है। उसके बाद आता है हमारा डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है हमारा, कि नोड टू नोड डिलीवरी, मतलब कि एक नोड, नोड मतलब कि हमारी डिवाइसेस। जैसे कि हमारा नेटवर्क तो हो गया, नेटवर्क क्या होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। हो सकता है कि आप कैंपस में हो, जैसे ऑफिस में है तो ऑफिस में आपकी एक ही नेटवर्क होगा, उसी नेटवर्क में सारे लोग कनेक्टेड हो गए एक लैन नेटवर्क में। लेकिन उस लैन नेटवर्क में आपकी आईडी पे, आपकी उस पे आना है, आपकी डिवाइस पे आना है, तो कौन डिसाइड कर रहा है, कि वहां पे हमारा मैक एड्रेस का काम आ जाता है, जो कि हमारा एग्जैक्ट डिवाइस का एड्रेस होता है, जो कि उसमें भी लगा होता है। तो वो डिवाइस पे क्या होता है, उस स्विच पे हमारा क्या होता है, पोर्ट नंबर होता है, उस पोर्ट पे हमारी कौन सी मैक एड्रेस है स्टेबल है, उसके मैक, जो मैक टेबल होता है उसमें क्या होती है, इन सब चीज की एंट्री होती है। और नोड टू नोड डिलीवरी का काम कौन करता है, हमारा डेटा लिंक क्लियर करता है। So the data link layer is responsible for the node-to-node delivery of the message. The main function of this layer is make sure data transfer is error free। इसका काम और क्या होता है, जैसे कि हम अभी स्विचिंग कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे ना, तो कई टाइप के जो हम डेटा फॉरवर्ड करते हैं मैक स्विचिंग से नीचे अपने, मतलब स्विच के नीचे जो एंड डिवाइसेस लगे हैं वहां पे जो डेटा आ रहा है, तो CRC चेक एरर होता है या फास्ट फॉरवर्डिंग होता है। तो डिपेंड करता है कि हम कौन से मेथड के थ्रू कर रहे हैं। तो इसका काम जो होता है यहाँ पे क्या होता है, अगर CRC चेक एरर के लिए हम यूज कर रहे हैं, CRC एरर चेक हो रहा है, तो वहां पे
एग्जैक्ट डेटा रिसीव होगा, उसको डेटा में एरर चेक किया जाएगा। एरर चेक करने के बाद अगर वो एरर फ्री होगा, फिर जाकर उस डेटा को क्या किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है। तो इस लेयर पे क्या होता है, हमारा एरर फ्री मैसेज आते हैं, मतलब इस लेयर के बाद जो डेटा रिसीव होगा क्या होगा, एरर फ्री होगा, मतलब कि कहाँ से, डेटा लिंक से होते हुए कहाँ जाएगा, फिजिकल पे जब जाएगा हमारा, तो हमारा एरर फ्री मैसेज होगा। उसी तरह जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वहां पे क्या होगा, हमारा एरर फ्री, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डिवाइसेस की एरर चेक हो जाती है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, फिर जाके कंप्लीट मैसेज का चेक होता है। और इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं, जब हम स्विचिंग पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे कौन कौन से टाइप में कैसे। एक में क्या होता है, 64 बिट रिसीव करता है, फिर 64 बिट रिसीव करने के बाद फिर इसको सेंड करेगा, फिर वेट करेगा 64 बिट रिसीव हो जाए। तो ये कई सारे मेथड होते हैं, डिपेंड करता है कि हमें हायर स्पीड चाहिए या हमें एरर फ्री। अगर किसी को बहुत हाई स्पीड चाहिए तो विदाउट एरर चेकिंग मैसेज को ट्रांसफर कर देगा, लेकिन किसी को स्पीड से मतलब नहीं है, स्पीड उसको कम भी चलेगा, लेकिन मैसेज जो आना चाहिए एरर फ्री आना चाहिए। तो वहां पे हमारा क्या होता है, सीआरसी चेक एरर होता है। लेकिन बहुत सारे डेटा है वहां पे क्या होता है हमारा, कि बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी अचानक से बहुत सारे डेटा आ जाते हैं, और कभी कभी थोड़े कम डेटा आते हैं। तो इसके लिए कहाँ यूज किया जाता है कि वो क्या, 64 बिट को क्या करता है, रिसीव करता है, फिर उस 64 को ट्रांसमिट करता है, फिर अगला 64 बिट को रिसीव करेगा, फिर ट्रांसमिट करेगा, जिससे क्या होता है, हमारा लोड बैलेंस होता है। तो हमारी डिपेंड करता है सिचुएशन और क्राइटेरिया कि हम किस सिचुएशन में काम कर रहे हैं, और वहां के लिए हमारी प्रायोरिटी क्या है, स्पीड प्रायोरिटी है, लोड बैलेंसिंग प्रायोरिटी है, या फिर हमारे एरर मैसेज फ्री में एरर फ्री मैसेज प्रायोरिटी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्विच पे वो चीजें यूज करते हैं उस मेथड को, और उसी के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। सो द डेटा लिंक लेयर ट्रांसमिट इट टू द होस्ट यूजिंग द मैक एड्रेस। किसका यूज करता है, मैक एड्रेस का यूज करता है। और इसमें जो डिवाइसेस यूज होती हैं हमारी, वो क्या यूज होती हैं, स्विच यूज होती हैं, ब्रिज यूज होती हैं। ये सारी कुछ कॉमन डिवाइसेस जो कहाँ यूज होती हैं, हमारी डेटा लिंक लेयर में यूज होती हैं। ठीक है। नाउ द लास्ट लेयर इज फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर पे क्या होता है, एक्चुअल कनेक्शन, जैसे जहां पे आप क्या करते हो, केबलिंग के कनेक्शन करते हो जिस डिवाइसेस पे, वो क्या होता है हमारा, वो फिजिकल लेयर होता है, जहां पे किसका यूज हुआ, किसी एक केबल का यूज हो गया, मतलब कि मीडिया डिवाइसेस का यूज हुआ। उस केबल को जिस डिवाइसेस में कनेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे जो लेयर क्रिएट हो रहा है वो किस लेयर पे काम हो रहा है, वो हमारा फिजिकल लेयर पे काम हो रहा है। द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एसआई रेफरेंस मॉडल इज फिजिकल लेयर। जो लोवेस्ट मॉडल लेयर होता है हमारा, कौन सा होता है, फिजिकल लेयर होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन। जो हमारा एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, फिजिकल लेयर। ठीक है। द फिजिकल लेयर कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, और इस पे जो इंफॉर्मेशन होती है किस फॉर्म में होती है, बिट्स के फॉर्म में होती है। और ये बिट्स के फॉर्म में जो डेटा होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल या लाइट सिग्नल में, डिपेंड करता है कि हम कौन से मीडिया का यूज कर रहे हैं। ठीक है। यही से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी में भी कन्वर्ट हो सकता है, अगर हम किस पे हैं, वायरलेस कनेक्शन पे हैं। विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव हम क्या करेंगे, डेटा को रिसीव करेंगे, लेकिन वहां पे भी जो डेटा ट्रांसफर होगा वो बिट्स के फॉर्म में ही रहेगा, बस उसके मीडिया अलग अलग हो जाएगी, उसकी कन्वर्जन हो जाएगा। और कॉमन इसमें डिवाइसेस कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे कि हब हो गया, रिपीटर हो गया, मॉडेम हो गया, केबल हो गया, ये सारे कुछ कॉमन डिवाइसेस हैं जो हमारे कहाँ यूज होते हैं, हमारे फिजिकल लेयर में यूज होते हैं। क्लियर। तो एप्लीकेशन लेयर से, अगर हम इन शॉर्ट पूरा देखें वैसा ही लेयर को, तो एप्लीकेशन लेयर से क्या क्रिएट हुआ, हमारा डेटा, जो कि हम एक मैसेज से, एक किसी एप्लीकेशन से क्या क्रिएट कर रहे हैं, डेटा को क्रिएट कर रहे हैं। वो डेटा कहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है, वो हमारा ट्रांसफर हो जा रहा है प्रेजेंटेशन लेयर पे। इस प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या हो रहा है हमारा, उसकी फॉर्मेटिंग की जा रही है कि कौन से फॉर्म में ये डेटा है और कौन से फॉर्म में ट्रांसफर होने के लिए रेडी है। जैसे कि वही डेटा है लेकिन केवल में किस फॉर्म में रेडी हो जाएगा, बिट के फॉर्म में डालना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कन्वर्जन होती है, यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर पे स्टोर होता है कि इस डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, नीचे कैसे प्रेजेंट करना है, ऊपर कैसे प्रेजेंट करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस सेशन लेयर को किस प्रेजेंटेशन में चाहिए, इसको एप्लीकेशन लेयर में किस फॉर्मेट में चाहिए। ये सारी इस चीज की जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रेजेंटेशन लेयर की। ना ये डेटा को वापस से किसको दे देता है, सेम डेटा को सेगमेंट में दे देता है, सेगमेंटेशन लेयर पे। अभी क्या करता है, इसके साथ सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन का काम करता है, कि इसके साथ अगर कोई सिक्योरिटी, जैसे कि लॉगिन आईडी पासवर्ड है, बहुत सारे ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं जो इंक्रिप्शन चीजें हैं जिसको हमें इंक्रिप्ट करके सेंड करना है, तो वो सारे ऑथेंटिकेशन करना है। या कोई यूजर्स है जो हमारा लॉगिन करना चाह रहा है, तो उसकी जो ऑथेंटिकेशन चेक होगा, ये वैलिड यूजर है या इनवैलिड यूजर है, वो कहाँ चेक होगा, हमारा सेशन लेयर पे चेक होगा।
वहां पे भी जो डेटा आता है हमारा क्या आता है, एग्जैक्ट डेटा आता है। फिर उस डेटा को क्या करते हैं हम, ट्रांसपोर्ट लेयर पे दे देते हैं, और उस ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, उस चीजों को टुकड़े में तोड़ दिया जाता है, ताकि वो कंप्लीट डेटा ना रहे, वो क्या हो, सेगमेंट के फॉर्म में टूट जाए, क्योंकि कंप्लीट डेटा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, वो क्या होता है, टुकड़ों के फॉर्म में होता है। फिर वो नेटवर्क लेयर पे जाता है, किस में बदल जाता है, वो और छोटे फॉर्म में हो जाता है, किसमें, पैकेट के फॉर्म में हो जाता है। फिर वो पैकेट बन जाता है, एक एक सेगमेंट में भी क्या होता है, कई उसके भी टुकड़े होंगे, किसमें बन जाएंगे, पैकेट में। फिर उस पैकेट को भी तोड़ के किसमें कर दिया जाएगा, डेटा लिंक लेयर में, फ्रेम में। और इस फ्रेम के बाद क्या होता है, हमारा डेटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बिट्स के फॉर्म में, मतलब 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है। और 0 1 से होते हुए कहाँ जाता है, डिवाइसेस हमारे बाहर निकल जाती हैं, फिजिकल डिवाइसेस के थ्रू, केबल के थ्रू होते हुए कहाँ चली जाती हैं, हमारी रिसीवर के पास। ठीक है। फिर वहीं से कन्वर्जन होगा, बिट्स के फॉर्म में आएगा, बिट्स से फ्रेम में कन्वर्ट होगा, फ्रेम से पैकेट में कन्वर्ट होगा। फिर ट्रांसपोर्ट पे आएगा, तो उसकी क्या होगी, सेगमेंटेशन हुई, वहां पे क्या होगी, रीअसेंबली होगी। फिर उस डेटा को ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, उसकी चेकिंग की जाएगी, सिक्योरिटी लेयर भी, और ऑथेंटिकेशन है तो ऑथेंटिकेशन भी। फिर उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन लेयर पे दे दिया जाएगा, तो ये क्या करेगा, उस डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें चेक करेगा। और एट फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा एप्लीकेशन होगा उसमें हमारा मैसेज दिख जाएगा। सर ये दो, क्लियर। सेकंड नंबर की लेयर तो डेटा लिंक लेयर हो गई, और ये लास्ट यस। वाला जो है तो ये फिजिकल लेयर ये होगी ना सर ये? ये यहाँ पे थोड़ा सा वन, टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1 तो होगा ये यहाँ फिजिकल पे। लेयर होगी ना सर ये? यस यस यस। ये जो नेटवर्क को एक्सेस करेंगे सर, डेटा लिंक लेयर, और ये फिजिकल लेयर, ये नेटवर्क एक्सेस करेगा। बिल्कुल, इसको जब हम टीसीपी आईपी मॉडल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे 7 लेयर होते हैं, वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएंगे 4 लेयर में। ठीक है। तो वहाँ पे कुछ कौन सा लेयर किस में आता है, जब हम टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ेंगे, वहाँ जो ओएसआई लेयर होता है, इसको रेफरेंस मॉडल क्यों बोलते हैं, ओएसआई लेयर क्या होता है, कि रेफरेंस मॉडल है। जैसे आप किसी चीज की कंपनी बना रहे हो या कोई घर बना रहे हो, तो आप क्या करते हो, ब्लूप्रिंट रेडी करते हो। तो ये ओएसआई मॉडल क्या है, हमारा रेफरेंस, एक ब्लूप्रिंट है। इसके बाद एक्चुअल जो आता है हमारा, क्या आता है, टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है। जो रियल काम होता है उस डिवाइस पे काम होता है, इसी यस में यस से सर। कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें क्या उसमें क्या किया जाता है, कुछ पार्ट को एक फंक्शन दे दिया जाता है कि तुम नेटवर्क का काम कर रहे हो, यस यस सर, उसको पूरा। अपर जो ऊपर लास्ट स्टार्टिंग की बिल्कुल, हम थ्री आगे लेयर को पढ़ेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन अब में। यस सर, यस सर। बिल्कुल हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसको एक ही में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हर चीज, यहाँ ओएसआई लेयर पढ़ रहे हैं तो ओएसआई लेयर को अच्छे से देखते हैं। जब टीसीपी मॉडल आएगा तो हम इसको कैसे, टीसीपी में कौन सा लेयर किस में कन्वर्ट हो रहा है वहां पे देखेंगे। ठीक है, कि कौन से लेयर को हम मिला के एप्लीकेशन बना देते हैं। फिर नीचे को हम एक्सेस लेयर बोल देते हैं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर अलग हो जाता है, नेटवर्क लेयर अलग हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, टीसीपी आईपी मॉडल हो जाता है। ठीक है। लेकिन उन तीनों के अंदर क्या होता है, ये कन्वर्जन होता है। अगर आपको अगर नहीं पता है, अगर आप डायरेक्ट टीसीपी आईपी पढ़ रहे हो, आप बोल रहे हो इसको एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, लेकिन एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही क्या होता है, प्रेजेंट कैसे करना है, तो आपको प्रेजेंटेशन लेयर पता होना चाहिए। उसकी ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी का काम कौन कर रहा है, सेशन लेयर कर रहा है, तो ये पता होना चाहिए। क्योंकि एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, एप्लीकेशन को शो करने का काम करता है, वो सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन नहीं करता है। तो क्या होता है, एक तरह से ब्लूप्रिंट हो गया हमारा। लेकिन इसी ब्लूप्रिंट के बाद क्या बनता है, हमारा घर बनता है, जिसको हम बोलते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है। जिसपे क्या होता है, एक्चुअल काम होता है। ठीक है, वो आगे धीरे धीरे टॉपिक जब आएगा हम कवर करेंगे 1 बाय 1। उसके बाद आता है हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस, कि कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, हब क्या होता है, राउटर क्या होता है, स्विचेस क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। फिर हम टीसीपी यूडीपी 1 बाय 1 करके सारी चीजें कवर करेंगे, और फिर हम कहाँ चले जाएंगे, राउटिंग स्विचिंग करते करते सिक्योरिटी पे। और यही करते करते हमारा क्या हो जाएगा, पूरा सीसीएन में मॉड्यूल कवर होता है। बट ऐसे देखने में छोटा है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें का लैब करके हम देखेंगे, राउटर पे कैसे स्टैटिक राउटिंग बनाते हैं, कैसे डायनेमिक राउटिंग करते हैं, स्विच पे कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे वीलैन बनाते हैं। ठीक है। कैसे हम एसीएल क्रिएट करते हैं, कैसे हम नेटिंग करते हैं, मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क कैसे जाते हैं, ये सारी चीजें 1 बाय 1 टॉपिक हम करके देखेंगे। ठीक है, ताकि आप हर चीज का कॉन्सेप्ट अलग अलग सीखो और उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। बिल्कुल, किससे चलेंगे, जो भी सिस्को का लेटेस्ट मॉड्यूल है उसी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हम चीजें कवर करेंगे। क्लियर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक। शिवम, संदीप, अजीत, मतलूब, रवि, नो सर। ऑल क्लियर ना। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास भी कल होगा। ठीक है। आप अपने जो भी काउंसलर आपके होंगे उनसे आप जूम क्लास के लिए बोल दीजिएगा। ठीक है, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सपोर्ट नंबर से बोल के अनुराग सर से, पंकज सर से बात करना है, आप बोल सकते हैं। ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप info@guni.com पे
आप मेल भी कर सकते हैं। मैं मेल यहाँ ठीक पे है लिख सर। देता हूँ। ठीक है, info@com। ठीक है, ये आपका हमारा मेल आईडी है, जिसपे आप, ऑफिशियल मेल आईडी जिसपे आप कोई भी चीजें, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इस पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या एग्जैक्टली नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं और कहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज होता है, कौन सी डिवाइस का क्या फंक्शन होता है, एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके एवरीवन। सर थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, सर, थैंक यू, गुड थैंक यू, नाइट बाय सर। बाय। बाय बाय, गुड नाइट।